जब भी दुनिया में कोई वॉर होती है, दुनिया लगभग हमेशा कुछ हिस्सों में बंट जाती है। आज अगर मिडिल ईस्ट के मौजूदा संकट को ही देखें तो ग्लोबल पॉलिटिक्स फिर से कई हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ वो देश है जो खुलकर इजराइल अमेरिका के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ है लेकिन खुलकर साथ देने से कतरा भी रहे हैं। लेकिन इन दोनों हिस्सों के बीच एक तीसरा हिस्सा भी है जो इन दोनों ही पक्षों में किसी के भी साथ नहीं है। इन्हीं देशों में से एक है भारत। दुनिया में जब भी कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, मिडिल ईस्ट का संकट हो या एशिया में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव हो, एक सवाल बार बार उठता है, इंडिया किसके साथ है? तो जवाब आता है पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग के साथ, यानी न्यूट्रल पॉलिसी। तो क्या है ये न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी और इससे भारत को क्या फायदा होता है? क्यों आज भी भारत दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच संतुलन बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। इसे समझने के लिए जरा 1947 का रुख करते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय दुनिया एक बड़े जियोपॉलिटिकल संघर्ष में बढ़ चुकी थी। इसे कहा जाता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ एक लंबा वैश्विक तनाव था, जिसमें दो सुपर पावर्स सीधे युद्ध में नहीं उतरी, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने प्रभाव और विचारधारा को फैलाने की कोशिश करती रही। इस दौर में सैन्य शक्ति, परमाणु हथियारों की होड़, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक अलायंसेस के जरिए ग्लोबल पावर बैलेंस तय होता था। इस कोल्ड वॉर में दुनिया दो बड़े गुटों में बंट गई थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। यूएस उस समय दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत बनकर उभरा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान, नेटो जैसे सैन्य गठबंधन और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए उसने अपने इन्फ्लुएंस को मजबूत किया। यूनाइटेड स्टेट्स का मॉडल लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम पर आधारित था और वो चाहता था कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश इसी मॉडल को अपनाएं। वहीं सोवियत यूनियन एक विशाल सोशलिस्ट राज्य था जिसका राजनीतिक और आर्थिक मॉडल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर आधारित था। इसमें राज्य का नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा होता था और प्राइवेट ओनरशिप सीमित होती थी। सोवियत यूनियन ने पूर्वी यूरोप के कई देशों में अपनी राजनीतिक और सैन्य उपस्थिति मजबूत की और वॉर्सो पैक्ट जैसे अलायंसेस के जरिए अपने इन्फ्लुएंस को फैलाया। इस तरह कोल्ड वॉर सिर्फ दो देशों की राइवलरी नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई भी थी। एक तरफ था कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ था कम्युनिज्म। उस समय दुनिया के ज़्यादातर देशों को मजबूरन इन दोनों में से किसी एक पक्ष को चुनना पड़ रहा था, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि नए आज़ाद हुए देशों को किसी भी सुपर पावर राइवलरी में सीधे शामिल नहीं होना चाहिए। नेहरू का विश्वास था कि भारत को अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करनी चाहिए ताकि वो किसी भी ग्लोबल पावर के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। इसी सोच के कारण भारत ने एक पॉलिसी अपनाई। 1961 में भारत ने कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाया जिसे कहा गया नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी NAM। इस मूवमेंट की शुरुआत बेलग्रेड समिट से मानी जाती है, जहां इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना जैसे देशों ने मिलकर ये घोषणा की कि वो कोल्ड वॉर के किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन भारत की न्यूट्रल सोच सिर्फ नॉन अलाइंड मूवमेंट से शुरू नहीं हुई थी, इसकी बुनियाद इससे कुछ साल पहले ही रख दी गई थी। 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इस समझौते में 5 सिद्धांतों की बात की गई थी। ये 5 सिद्धांत थे: एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान, एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन ना करना, एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप ना करना, समानता व म्यूचुअल बेनिफिट्स और पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इन्हीं सिद्धांतों ने बाद में भारत की विदेश नीति को एक दिशा दी जो नॉन अलाइंड मूवमेंट की नींव बनी। इसके बाद 1955 में इंडोनेशिया के शहर बॉन्डुंग में एशिया और अफ्रीका के कई देशों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ जिसे बॉन्डुंग कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। उस समय एशिया और अफ्रीका के कई देश कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुए थे और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि कोल्ड वॉर की पावर पॉलिटिक्स के बीच वो अपनी स्वतंत्रता और सॉवरेनिटी को कैसे सुरक्षित रखें। इस सम्मेलन में भारत के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गमाल अब्देल नासिर और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया। इन लीडर्स ने इस बात पर जोर दिया कि नए स्वतंत्र देशों को किसी भी सुपर पावर राइवलरी का हिस्सा बनने के बजाय अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखनी चाहिए। यही विचार नॉन अलाइंड मूवमेंट के रूप में विकसित हुआ। NAM का उद्देश्य था कि डेवलपिंग नेशंस अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय कर सके, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में मीडिएशन की भूमिका निभा सके और सुपर पावर राइवलरी के बीच अपनी सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस को सुरक्षित रख सके।
धीरे धीरे इस मूवमेंट में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश जुड़ते गए और ये कोल्ड वॉर के दौरान एक बड़ा डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म बन गया। हालांकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पूरी तरह न्यूट्रल रहना हमेशा आसान नहीं होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब कठिन रणनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं। वियतनाम वॉर, जो 1950 के दशक से लेकर 1975 तक चला, इस युद्ध में नॉर्थ वियतनाम को सोवियत यूनियन और चाइना का समर्थन था, जबकि साउथ वियतनाम को यूएस और उसके अलाइज का समर्थन मिल रहा था। ये कोल्ड वॉर के सबसे बड़े प्रॉक्सी वॉर्स में से एक था। भारत ने संघर्ष में सैन्य रूप से हिस्सा नहीं लिया और लगातार डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस और पीस नेगोशिएशंस की बात की। 1979 में जब सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ, तब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी ताकि वहां की कम्युनिस्ट सरकार को सत्ता में बनाए रखा जा सके। इस घटना ने पूरी दुनिया में बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट पैदा कर दिया था और यूएस ने अपने अलाइज के साथ इसका विरोध किया। भारत ने इस मामले में बहुत सावधानी से प्रतिक्रिया दी। भारत ने सीधे तौर पर सोवियत यूनियन की आलोचना नहीं की, बल्कि ये कहा कि इस संकट का समाधान बातचीत और राजनीतिक प्रक्रिया से निकलना चाहिए। 2003 में जब इराक वॉर शुरू हुआ, तब यूएस ने सद्दाम हुसैन की सरकार को हटाने के लिए इराक पर सैन्य हमला किया। यूएस का दावा था कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स है, हालांकि बाद में ऐसे हथियारों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। इस युद्ध में यूएस के साथ ब्रिटेन और कुछ अन्य देशों ने भी हिस्सा लिया। उस समय भारत के सामने भी प्रस्ताव आया कि वो इराक में अपने सैनिक भेजे, लेकिन भारतीय संसद में व्यापक चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया कि भारत इस युद्ध में सैन्य भागीदारी नहीं करेगा। हाल के सालों में भी भारत ने संतुलित नीति ही अपनाई। 2022 में जब रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन शुरू हुआ, तब रशिया ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद यूरोप में सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया। इस पूरे संघर्ष के दौरान भारत ने न तो खुलकर रूस का समर्थन किया और न ही सीधे उसके खिलाफ खड़ा हुआ, बल्कि बार बार पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब इस बारे में सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि हमारा पक्ष शांति के साथ है और दोनों ही देशों को मिलकर इसका समाधान करना चाहिए। भारत ने इस वॉर में ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को दिखाते हुए यूक्रेन को मदद भेजी और वहां फंसे हजारों इंडियन स्टूडेंट्स और नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। यानी भारत ने रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज दोनों के साथ ही अपने रिलेशन को बैलेंस किया। इसी तरह 2023 में शुरू हुआ इजराइल हमास वॉर भी एक जटिल संघर्ष बन गया। इस संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब हमास ने इजराइल पर बड़े पैमाने में हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया। इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान गई और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बढ़ा। भारत ने इस मुद्दे पर भी एक बैलेंस्ड पोजीशन अपनाने की कोशिश की। भारत ने टेररिज्म की आलोचना की और ह्यूमैनिटेरियन एड और पॉलिटिकल सॉल्यूशन पर भी बात की। इस तरह भारत यहाँ भी न्यूट्रल रहा। आज भारत अपनी विदेश नीति को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहता है। इसका मतलब है कि भारत किसी एक ग्लोबल पावर के साथ पूरी तरह अलाइन नहीं होता, बल्कि हर मुद्दे पर अपना फैसला अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर लेता है। जैसे भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड का हिस्सा है। क्वाड एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जिसमें इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी को मजबूत करना है। हालांकि क्वाड को कभी कभी चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म के रूप में भी देखा जाता है। फिर भी भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में पूरी तरह किसी एक ब्लॉक के साथ जुड़ने से बचने की कोशिश करता है। भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक और दिलचस्प पहलू उसकी रक्षा साझेदारियों में भी दिखाई देता है। भारत आज दुनिया के कई बड़े देशों के साथ रक्षा सहयोग करता है। एक तरफ भारत रूस से एडवांस डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 मिसाइल खरीदता है, वहीं दूसरी तरफ भारत यूएस के साथ नियमित मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करता है। इसके अलावा भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स खरीद चुका है और इजराइल के साथ भी डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में साझेदारी रखता है। इस तरह भारत कोशिश करता है कि वो एक ही पावर ब्लॉक पर निर्भर रहने की बजाय कई देशों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाए रखे। 1947 से लेकर आज तक दुनिया में जितने बड़े युद्ध हुए, उनमें भारत को अक्सर न्यूट्रल रहते हुए देखा गया है। लेकिन इस बार का वैश्विक संकट थोड़ा अलग नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार भारत ने अब तक अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है। शायद इसलिए कि भारत इस जंग में भी किसी के साथ खड़ा नहीं दिखाई देना चाहता। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश, दुनिया और आम लोगों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे जिस्ट।